हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों 6 मई से लेकर 8 मई के बीच में एक नया अपकमिंग आईपीओ ओपन होने जा रहा है, इंडिजेन आईपीओ। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का। सबसे पहले इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखेंगे, इससे हमें लिस्टिंग गेन्स का अंदाजा हो पाएगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी है और उसका फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट वगैरह जनरेट कर रही है या लॉस मेकिंग कंपनी है, तो वो सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। फिर मतलब जो अपना पीयर कंपिटिटर्स वगैरह है उनसे ये कैसा परफॉर्मेंस कर रही है, महंगी है या सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे और अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करें या नहीं करें, और करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से करें या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें मैं आपके क्लियर करूंगा, बट डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के लेना है। अगर वीडियो आप ध्यान से देखेंगे तो आप अपना खुद का डिसीजन आराम से बना पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों जीएमपी सिर्फ एक अंदाजा है, इसको अंदाजा मानकर ही चले। 150 रुपए पर शेयर 33 शेयर्स का लॉट है, मतलब 33 शेयर्स का लॉट है। 4950 4,950 रुपए जैसा एक लॉट पर फायदा देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज 30 मतलब 30% से ऊपर का ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। डिमांड अभी अच्छी चल रही है। मिनिमम हमारा क्राइटेरिया रहता है कि 20% हो तो अप्लाई करने का सोचना चाहिए, पर अभी जीएमपी के पूरे भरोसे ना रहे। अभी एंकर लिस्ट आ जाने दीजिए। एंकर लिस्ट मतलब बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें से कौन कौन लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, इसकी एंकर लिस्ट में कौन कौन शामिल होते हैं, तो उससे क्या है कि और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि इस आईपीओ की डिमांड और ज्यादा रहेगी या नहीं रहेगी। अभी से जीएमपी अच्छी है, अगर एंकर लिस्ट अच्छी आ गई तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, ज्यादा इसकी डिमांड रह सकती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। एंकर लिस्ट आती मैं आपके साथ जरूर डिस्कशन करूंगा, इसीलिए हमसे जुड़े रहिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। जैसे कि वीडियो वगैरह आता है, अपडेट आता है, तो टेलीग्राम चैनल पर मैं अपडेट कर देता हूं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। फिर दोस्तों बात करें इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी 1998 मतलब 1998 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। करीब करीब 26 साल पुरानी कंपनी है अपने ही सेक्टर के अंदर, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है जिस सेक्टर के अंदर ये कंपनी काम कर रही है, तो काफी अच्छी बात है। तो ये कंपनी क्या है कि डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। डिजिटल सर्विसेज के अंदर आईटी सर्विसेज होती है, ये सॉफ्टवेयर सर्विसेज होती है, उसके अलावा और भी कई सारी ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। किसको? लाइफ साइंस कंपनी को, मेडिकल कंपनीज वगैरह होती है उनको। तो ये क्या करती है, अलग अलग जो कंपनीज होती है, जो लाइफ साइंस या मेडिकल कंपनी, बायोमेडिकल कंपनी होती है, उनको मदद करती है। किसमें? ड्रग डेवलपमेंट के अंदर। ड्रग डेवलपमेंट मतलब कोई नई दवाई वगैरह बनानी है उसके अंदर मदद करती है। फिर क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर मदद करती है, मतलब कोई रिसर्च वगैरह करते हैं उसके अंदर मदद करती है। फिर रेगुलेटरी सबमिशंस के अंदर मदद करती है। रेगुलेटरी सबमिशंस क्या होते हैं? कोई भी ड्रग कंपनी मतलब दवाई वाली कंपनी होती है, वो हेल्थ अथॉरिटी को क्या है कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेंड करती है, कोई भी परमिशन वगैरह लेनी हो तो वो कंपनी, मतलब ये वाली कंपनी, मतलब ड्रग कंपनी के बिहाफ पर ये सारी चीजें करके देती है, उनकी हेल्प करती है। फिर फार्माकोविजिलेंस मतलब जो ड्रग की सेफ्टी होती है, भाई इसमें क्या प्रोडक्ट पड़ना चाहिए, इसके अंदर क्या आना चाहिए, तो सेफ्टी से रिलेटेड भी हेल्प करती है। फिर कंप्लेंट मैनेजमेंट मतलब जो कंपनियां होती है उनको कस्टमर्स की कंप्लेंट्स वगैरह आती है तो उनका मैनेज करना, तो वो उसका भी काम करती है। फिर सेल्स एंड मार्केटिंग सर्विसेज मतलब सेल्स मार्केटिंग वगैरह, उसके अंदर भी कंपनीज को हेल्प करती है। तो ये अलग अलग फार्मा कंपनीज हैं, मेडिकल कंपनीज है, लाइफ साइंस कंपनीज हैं, उनको ये मदद करती है। ज्यादातर जो इसका रेवेन्यू बायोमेडिकल जो कंपनीज होती है वहां से लगभग 90% का रेवेन्यू जनरेट होता है। और इसके कस्टमर्स जो हैं 65 क्लाइंट्स है, अमेरिका के अंदर है, यूरोप के अंदर, एशिया के अंदर, सब जगह है। और इसके 5000 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं। एम्प्लॉयज मतलब काम करने वाले इसके अंदर है। तो अब देखिए नए टाइप की कंपनी है और इसकी ज़्यादा डिटेल्स तो मुझे नहीं मिली, पर जहाँ तक मैंने हो सका उतना ज़्यादा खुद रिसर्च करके मतलब ये सारी चीज़ें डिकोड की है, उसके बाद आपको आसानी से समझाया। मतलब ये जो आपको आसानी से 1 मिनट के अंदर समझाया है उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है, भाई सारी चीज़ें देखनी पड़ती है कि भाई कंपनी एक्चुअली करती क्या है। और जब तक हमें कंपनी के बारे में समझ में नहीं आता तब तक हमें ये नहीं पता चलता कि भाई उसका सेक्टर क्या है, फ्यूचर इसका कैसा रह सकता है। भाई काफ़ी लोग होते हैं खुद दिमाग लगा लेते हैं कि भाई ये कंपनी ये करती है, इसका फ्यूचर ऐसा रह सकता है। तो क्या कंपनी के बारे में समझ में आ गया ना, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती। हालांकि मुझे जितना समझ में आया तो मैंने उतना आपको समझा दिया, और ज़्यादा मैं जब इसके बारे में और ज़्यादा समझ में आएगा तो मैं और अगले वीडियोस के अंदर आपको जानकारी देता रहूँगा। अगर अभी आपको समझ में आएगा कंपनी क्या काम करती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। फिर दोस्तों इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स जान लेते हैं। 2021 से 2023 तक इसके फाइनेंशियल्स दिए गए हैं। अगर एसेट्स के अंदर देखें तो एसेट्स के अंदर साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है और इसके एसेट्स 596 करोड़ से 2500 करोड़ रुपए के आसपास हुए हैं अभी दिसंबर 2023 तक, मतलब लगभग 4 से 5 गुना जैसी ग्रोथ है एसेट्स के अंदर, अच्छी बात है। और उसका रेवेन्यू 996 करोड़ से 2364 करोड़ रुपए हुआ है, लगभग
2.5 गुना जैसी ग्रोथ है, काफी अच्छी चीज है। रेवेन्यू के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ है FY21 से FY23 तक। प्रॉफिट 149 करोड़ से 266 करोड़ रुपए हुआ है FY21 से FY23 तक। पहले इसका प्रॉफिट मार्जिन 15% के आसपास था, अभी इसका प्रॉफिट मार्जिन लगभग 12-12.5% के आसपास है। हालांकि कंपनी जब ज़्यादा एक्सपेंड करती है, ग्रोथ करती है, रेवेन्यू ज़्यादा होता है, तो प्रॉफिट मार्जिन थोड़े से कम होते ही है। हालांकि ओवरऑल आंकड़ों वाइज देखें तो प्रॉफिट बढ़ा ही है, घटा नहीं है। फिर इसकी नेट वर्थ बढ़ी है। इसके बाद में रिजर्व कैश 1282 करोड़ रुपए के, ये काफ़ी अच्छी बात है। उधारी है 399 करोड़ रुपए की, उधारी भी साल दर साल बढ़ी है, पर आईपीओ से पैसे जुटाएगी। इसकी जो सब्सिडरी कंपनीज है उनके ऊपर ज़्यादा उधारी है, तो 391 करोड़ रुपए उनकी उधारी चुकाने के अंदर काम आएंगे। हो सकता है आईपीओ आने के बाद ऑलमोस्ट डेट फ्री ये कंपनी हो जाए। और अभी अगर इसका डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो 0.3 का निकल कर आता है, 1 से कम है, ये अच्छी बात है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 18.23% की, ये अच्छी बात है। मिनिमम 15% से ऊपर होनी चाहिए। पी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 37 पॉइंट समथिंग निकल कर आता है। 37 का पी मतलब इसकी फेस वैल्यू है 2 रुपए पर शेयर, उस हिसाब से मुझे थोड़ा सा महंगा नजर आ रहा है, मतलब थोड़ा और सस्ता करना चाहिए था। अब आप कहेंगे कि भाई आपको तो हर आईपीओ महंगा नजर आता है, तो देखिए आजकल हर आईपीओ वाली कंपनी महंगी ही वैल्यूएशंस लेके आ रही है, ये आप ध्यान में रखिएगा। कोई भी अपना चीज सस्ते में नहीं बेचेगा आपको, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये गए इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स। फाइनेंशियली स्ट्रांग नजर आ रही है, फंडामेंटली भी ठीक है। वैल्यूएशंस मुझे लगता है थोड़ी और सस्ती करनी चाहिए थी। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो 6 मई से लेकर 8 मई के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। फेस वैल्यू है 2 रुपए पर शेयर। प्राइस बैंड रखा गया है 430 रुपए से लेकर 452 रुपए के बीच में। 33 मतलब 33 शेयर्स का ये लॉट है। टोटल इसका इश्यू साइज 1841 करोड़ रुपए का है, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू है 760 करोड़ रुपए में, मतलब 760 करोड़ रुपीस के। उसके अंदर 391 करोड़ रुपए इसकी उधारी चुकाने के अंदर, बाकी कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पज है और कुछ कंपनी की ग्रोथ के लिए पैसा काम में आएगा। उसके अलावा 1081 करोड़ रुपए इसके OFS के जरिए जो प्रमोटर्स हैं वो अपनी कुछ हिस्सेदारी सेल करने वाले हैं। OFS ज़्यादा है, मुझे ये नेगेटिव पॉइंट लगा। OFS ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब कंपनी अगर आपको ग्रोथ कर रहे हो तो भरोसा रहना चाहिए, उसके अंदर टिके रहना चाहिए। और हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेना चाहते हो प्रमोटर्स। एम्प्लॉयज़ को जो डिस्काउंट दिया गया है 30 रुपए पर शेयर का, रिटेल पोर्शन रखा गया है 35% का, और इसकी लिस्टिंग डेट है 13 मई को। 13 मई को शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हो जाएगा। तो ये हो गई पूरे आईपीओ की डिटेल्स। अब मेन सवाल ये आता है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास डीमेट अकाउंट नहीं है, बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो देखिए मेरा पर्सनली क्राइटेरिया रहता है कि 20% अगर जीएमपी हो तो हमें सोचना चाहिए, पर अभी जीएमपी के डेटास वगैरह फेक आ रहे हैं, तो इसीलिए क्या करना चाहिए, अभी तो जीएमपी अच्छी है 30%, तो इसीलिए हमें करना चाहिए कि एंकर लिस्ट देखनी चाहिए, एंकर लिस्ट अच्छी है या नहीं है, QIBs की तरफ से आखिरी दिन कैसा सब्सक्रिप्शन आता है, ये चीज़ें देखनी चाहिए। ओवरऑल डिमांड कैसी है, पहले दूसरे दिन सब्सक्रिप्शन वगैरह कैसा मिलता है, मार्केट में इसकी डिमांड है या नहीं है, वो सारी चीज़ें देख के हमें डिसीजन बनाना चाहिए। एंकर लिस्ट आते ही मैं आपके साथ जरूर डिस्कशन करूंगा, अभी जल्दबाजी नहीं करनी है। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो देखिए सेक्टर इसका यूनिक है, अभी इसके अंदर कोई भी कंपनी लिस्टेड नहीं है, तो ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है और अलग सेक्टर है। और ये जो बायोफार्मा कंपनीज है, मेडिकल कंपनी, लाइफ साइंस कंपनी को जो ये मदद करती है, डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करवाती है, एक अपने आप में यूनिक चीज़ है। मुझे भी अभी जानना बाकी है इस कंपनी के बारे में, एग्जैक्टली ये करती क्या है, ठीक है। बाकी फाइनेंशियली स्ट्रांग नजर आ रही है, फंडामेंटली भी ठीक है। और एक नेगेटिव है कि वैल्यूएशंस मुझे थोड़ी सी महंगी लगी, वैल्यूएशंस थोड़ी और सस्ती कर सकते थे। ओवरऑल ज़्यादा नेगेटिव्स नहीं है, ओवरऑल कंपनी जो है अच्छी नज़र आ रही है। और एंकर लिस्ट आते ही मैं आपके साथ जरूर डिस्कशन करूंगा, अभी जल्दबाजी नहीं करनी है, फाइनल डिसीजन का वीडियो भी आपको जल्दी ही दे दूंगा। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे, इस आईपीओ को लेकर दूर हुए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर, और भी डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूंगा, इसीलिए हमसे जुड़े रहिए। टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फ्री में डीमेट अकाउंट, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है।